कैन सी आज हम देखने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का वन शॉट, बट बहुत ही शॉर्ट में विद इन 43 to 45 मिनट्स। सो स्टे ट्यून, क्योंकि चैप्टर के एंड में जैसे ही वन शॉट होता है मैंने पूरे चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट भी कराया है और इन डिटेल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग हर आर्टिकल कराया है। सो डू नॉट मिस दिस एंड देखिए पूरा वीडियो एंड लेट मी नो विच वीडियो डू यू वांट नेक्स्ट। सो सी यू ऑल इन द वीडियो। हाय बड़नो, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का सेशन बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि मुझे पता है तुम लोग वन शॉट देखते हो, डिटेल नोट्स निकालते हो, बट लास्ट मोमेंट एग्जाम के एक दिन पहले हमको चाहिए होती है शॉर्ट रिविजन। सो हियर आई एम मेकिंग ऑल द टॉपिक्स इन 30 मिनट्स। तो आज हम कवर करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम जस्ट इन 30 मिनट्स। सो आर यू रेडी गाइस? चलो टाइमर लगा के रखना है। वी आर गोइंग टू कवर आयोनिक इक्विलिब्रियम इन जस्ट 30 मिनट्स विदाउट अ ब्रेक। ओके, तो अभी सबसे पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आयन का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रिएक्शन जितनी आगे जा रही है उतनी ही पीछे आ रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आयोनिक का मतलब है आयंस होना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी रिएक्शन आगे जाएगी उतनी ही पीछे आएगी। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। नाउ व्हेन आई से आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसका मतलब है मान लो H2O है, वो स्प्लिट हो गया H प्लस और OH माइनस में। H2O स्प्लिट हो गया H प्लस और OH माइनस में। H2O यहाँ पे स्प्लिट नहीं हुआ है तो इसको हम बोलेंगे अनआयोनाइज्ड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट स्प्लिट। और इसको हम बोलेंगे आयोनाइज्ड। तो अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड में जब दोनों इक्वल होंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसको हम बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब बोथ आर इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। अनआयोनाइज्ड मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट नहीं हुआ है, और आयोनाइज्ड मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट हुआ है। डेफिनेशन पढ़ लो, इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन। अब आप उसको आयंस लिख दो या आयोनाइज्ड लिख दो। इक्विलिब्रियम बिटवीन अनआयोनाइज्ड एंड आयंस मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको अगर आप पानी में डालो तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट इज अ लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड है जिसको पानी में डाल दो इट विल स्प्लिट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सब्सटेंस व्हिच गिव्स राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, उसको पानी में डाल दो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट हो गया तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस व्हिच गिव्स राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में जाने के बाद पूरी तरीके से टूट जाएगा। द वन विच कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है कि मान लो उसका छोटा सा टुकड़ा अगर साइड में चला गया तो वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो पानी में डालने के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट। अब पानी में डालने के बाद अगर उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर एक छोटा सा टुकड़ा साइड में हो गया तो इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो, सब्सटेंस व्हिच गिव्स राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली, यानी जिसके पूरे तरीके से टुकड़े हो जाएंगे, आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका बहुत छोटा सा टुकड़ा साइड में आ जाएगा वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। डिसोसिएट का मतलब है वो अलग होगा, उसका ब्रेकअप होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली, जिसके पूरी तरीके से टुकड़े हो जाएंगे, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिसका बहुत छोटा सा पार्ट साइड में आएगा, दैट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसोसिएशन? डिसोसिएशन का मतलब है कि उसका बहुत छोटा सा पार्ट साइड में जाएगा। अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयंस। मतलब मान लो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट का टुकड़ा है, इसका बहुत छोटा सा पार्ट साइड में जाएगा, इसका बहुत छोटा सा पार्ट साइड में जाएगा। अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है a very small part of it is going to go out। ठीक है, डिसोसिएट होगा। और किस में डिसोसिएट होगा बॉस? तो आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब उसका कितना पार्ट बाहर जा रहा है। तो कितना पार्ट बाहर जा रहा है? अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
a fraction of total number of moles of electrolyte that dissociate into ion. अब ये dissociation यानी ये जो breaking है इसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने टुकड़े हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल टुकड़ा, टीटी। कितने टुकड़े हुए यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल टुकड़ा, टीटी। अब अगर आपने डिसोसिएशन निकाल लिया बट आपको उसको अल्फा में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है अल्फा इंटू 100। तो कैसे निकाले हम? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना छोटा सा पार्ट उसका साइड में गया, अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट आर डिसोसिएटेड। फिर उसके बाद अल्फा का फॉर्मूला क्या है? कितने टुकड़ा हुए, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद अगर ये परसेंट में निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। ओके बॉस, चलो आगे। अब सवाल ये है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो 3 साइंटिस्ट आए और तीनों साइंटिस्ट ने अपना पूरा जोर लगाया ये समझाने में व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस। अब व्हाट इज द एसिड एंड व्हाट इज द बेस ये समझने के लिए तीनों साइंटिस्ट ने पूरा जोर लगाया। इसमें जो पहला साइंटिस्ट था दैट वाज अरेनियस थ्योरी। अब व्हाट इज अरेनियस थ्योरी? तो अरेनियस एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने बोला देखो भाई सिंपल है, एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करेगा और बेस वो होता है जो OH- डोनेट करेगा। उसने बोला दिमाग को ज्यादा टेंशन चाहिए नहीं, एकदम सिंपल थ्योरी रखते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स H+, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स OH-। एग्जांपल भी दे दिया, देखो HCl में H+ डोनेट हुआ दैट्स अ एसिड, NaOH में OH- डोनेट हुआ दैट्स अ बेस। परफेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई लॉरी ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला बहुत सारे ऐसे भी तो कंपाउंड्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने उसी थ्योरी को मॉडिफाई किया, उसने ऑक्सीजन को ही पिक्चर से निकाल दिया। उसने बोला जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड और जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस। अरेनियस ने बोला जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड, जो OH- डोनेट करेगा वो बेस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला ऑक्सीजन को पिक्चर में ही मत लाओ, जो H+ डोनेट करेगा वो एसिड, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बेस। सिंपल। फिर उसके बाद आया ल्यूइस एसिड बेस थ्योरी। अब ल्यूइस एसिड बेस तो इनसे भी होशियार था, इसने बोला ना ऑक्सीजन को पिक्चर में ना लाओ ना हाइड्रोजन को पिक्चर में लाओ, लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। और उसने बोला एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच इज कंजूस, एकदम बकवास वाला कंपाउंड है, बहुत ही कंजूस है। बहुत ही कंजूस है मतलब वो क्या करता है? तो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। और बेस इज अ कंपाउंड व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो एसिड इज अ कंपाउंड व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, बेस इज अ कंपाउंड व्हिच इज दिलदार व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इधर तक? Perfect. So what do you mean by Arrhenius theory of acid and base? Acid is a substance which donates H+, base is a substance which donates OH-। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बोला ऑक्सीजन को पिक्चर से हटाओ, एसिड इज सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स H+, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स H+। ल्यूइस ने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को हटाओ, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो यहाँ पे ना मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि राइट एन एग्जांपल वेयर वाटर एक्ट्स एज अ एसिड, या तो क्वेश्चन आएगा राइट एन एग्जांपल वेयर वाटर एक्ट्स एज अ बेस। अब बहुत ध्यान से सुनना, एसिड वो है जो H+ डोनेट करता है, बेस वो है जो H+ एक्सेप्ट करता है। आई रिपीट, एसिड वो है जो H+ डोनेट करता है, बेस वो है जो H+ एक्सेप्ट करता है। अब ध्यान से सुनो, HCl एसिड है, H2O बेस है, HCl एसिड है, H2O बेस है। एसिड ने H+ दिया, बेटा ध्यान से सुनो, एसिड ने H+ दिया, पीछे क्या बचा? Cl-। तो एसिड ने H+ देने के बाद, एसिड ने H+ देने के बाद जो पीछे बचता है वो है उसका कॉन्जुगेट बेस, वो है उसका कॉन्जुगेट बेस। परफेक्ट। तो बस एसिड ने क्या बनाया? एसिड ने दे दिया कॉन्जुगेट बेस। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये है बेस, बेस की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट H+, बेस की टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट H+। अब बेस ने H+ एक्सेप्ट कर दिया, अब बेस ने H+ एक्सेप्ट कर दिया, तो बॉस बेस ने H+ एक्सेप्ट कर दिया तो H2O का बना H3O और हम उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। तो एसिड होगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस होगा तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। वेरी गुड। उसके बाद अब यहाँ पे देखो,
NH3 is a base, H2O is a acid. NH3 is a base, H2O is a acid. एसिड ने H प्लस दिया, H2O भी एसिड है, एसिड ने H प्लस दिया, पीछे क्या बचा OH माइनस, एसिड ने H प्लस दिया, पीछे क्या बचा OH माइनस। तो एसिड ने बनाया कॉन्जुगेट बेस, एसिड ने बनाया कॉन्जुगेट बेस, ओके। फिर उसके बाद आता है बेस, और बेस ने क्या किया, बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया, तो NH3 का हुआ NH4, तो बेस ने बनाया कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आया? देखो एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा Cl माइनस विच इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, बेस ने H प्लस दिया, बना H3O विच इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पे देखो एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा OH माइनस विच इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, बेस ने H प्लस दिया, पीछे बचा NH4 विच इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? वेरी गुड। एसिड देगा कॉन्जुगेट बेस, बेस देगा कॉन्जुगेट एसिड। उसके बाद अब तुमको लगा होगा मैम तुम तो अपनी मर्जी से बोल रहे हो, कभी बोल रहे हो H2O एसिड है, कभी बोल रहे हो H2O बेस है, ऐसे कैसे चलेगा, ये तो ना इंसाफी है। तो बेटा ध्यान से सुनो, एसिड जो वाटर है, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक इन नेचर? तो वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब है वाटर कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस, वाटर कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। सो व्हेन एनीवन आस्क्स यू इज वाटर एन एसिड और इज वाटर एन बेस, तो आप बोलोगे वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस। So water has the ability to act as a acid as well as a base. उसके बाद अब देखो एसिड और बेसिस। अब एसिड भी दो टाइप के होते हैं, बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। आई रिपीट, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। अब बॉस कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है कैसे पता चलेगा? तो अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। मान लो मेरे पास है ना एक बड़ा सा वुडन प्लैंक है, इतना वुडन प्लैंक है, और अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ठीक है, एकदम हट्टी कट्टी हूँ, अगर मैं एकदम स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं क्या करूंगी, तो वो वुडन प्लैंक को मैं 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेक करूंगी, यानी उसका जो डिसोसिएशन है वो इक्वल हो जाएगा। सो इफ आई एम स्ट्रॉन्ग मैं दोनों के इक्वल टुकड़ा कर दूंगी। सो इफ आई एम स्ट्रॉन्ग दोनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल टुकड़ा होगा। लेकिन अगर मान लो मैं एकदम हड्डी हूँ, पतली सुकड़ी हूँ, ठीक है, तो वो केस में क्या होगा, एक बड़ा टुकड़ा एक साइड और एक छोटा सा टुकड़ा एक साइड। सो इन दिस केस आई डिड नॉट ब्रेक इट कंप्लीटली, मैं उसको पूरी तरीके से डिसोसिएट ब्रेक डाउन नहीं कर पाई। तो स्ट्रॉन्ग वो होता है जो वो कंपाउंड को पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन डिसोसिएशन टेक्स प्लेस कंप्लीटली। और वीक एसिड क्या होता है, जब बहुत छोटा सा टुकड़ा साइड में आए, दैट्स अ वीक एसिड। तो सिंपल, आप कैसे याद रखोगे, स्ट्रॉन्ग होगा तो 2 इक्वल टुकड़ा कंप्लीट डिसोसिएशन, वीक होगा तो एक टुकड़ा छोटा सा साइड में, इट इज नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हम डिफाइन करेंगे, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज मोर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज मोर? इसका मतलब है उनके दोनों टुकड़ा इक्वल हो जाएंगे, ज्यादा टुकड़े होंगे। जैसे HCl देखो, H एक साइड है और Cl एक साइड है, यानी दोनों के इक्वल टुकड़ा होगा। अब वीक एसिड में देखो क्या होगा, CH3COOH, अब इसमें एक बड़ा टुकड़ा एक साइड, CH3COO माइनस, बड़ा टुकड़ा एक साइड, और H प्लस, छोटा सा टुकड़ा एक साइड। So if it is a strong acid, you will break it down equally, complete dissociation होगा, यानी extent of dissociation is more, पूरी तरीके से ब्रेकअप होगा। लेकिन अगर वो वीक होगा तो बड़ा टुकड़ा एक साइड, छोटा सा टुकड़ा एक साइड, यानी extent of dissociation is less। डिसोसिएशन का मीनिंग आपको समझना चाहिए, डिसोसिएशन इज ब्रेकिंग, ब्रेकअप होना यानी डिसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग बेस में भी वही होगा, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो 2 इक्वल टुकड़ा होंगे, जैसे NaOH है, Na एक साइड OH एक साइड, दोनों का 50-50 हो गया, so that is a strong base। लेकिन वीक बेस में देखो NH4OH है, अब NH4 बड़ा मॉलिक्यूल एक साइड और OH छोटा सा मॉलिक्यूल एक साइड, तो एक छोटा सा टुकड़ा साइड में गया तो इट इज अ वीक बेस। लेकिन अगर दोनों के इक्वल टुकड़ा हुए तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग। So if it is strong, both will have equal dissociation, equal breakup होगा। लेकिन बॉस अगर वो वीक होगा
तो बड़ा टुकड़ा एक तरफ, छोटू सा टुकड़ा एक तरफ, यानी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इज लेस। ओके, चलो नेक्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम ये कैसे लिखेंगे? तो बॉस ये याद रखो, एसिड का कांस्टेंट होता है Ka और बेस का कांस्टेंट होता है Kb। एसिड का कांस्टेंट होता है Ka और बेस का कांस्टेंट होता है Kb। एसिड का कांस्टेंट होता है Ka, बेस का कांस्टेंट होता है Kb। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो मान लो आपको दे दिया Ha स्प्लिट्स इनटू H प्लस और A माइनस। अब Ka है, ठीक है, Ka इज एसिड कांस्टेंट। तो हम ना पहले प्रोडक्ट लिखेंगे न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट लिखेंगे डिनोमिनेटर में। प्रोडक्ट ये जो बाद में आता है ये ऊपर होगा न्यूमरेटर में, और ये जो रिएक्टेंट है ये आएगा डिनोमिनेटर में। अब इधर H प्लस है, H और फिर प्लस A ऐसा है, तो हम ये प्लस को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट समझ लो ना, ये जो प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये हो जाएगा H इंटू A अपॉन HA, H इंटू A अपॉन HA। तो ये प्रोडक्ट ऊपर आएगा और ये रिएक्टेंट नीचे आएगा। तो प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, मल्टीप्लीकेशन में। अब हम आते हैं बेस के पास। मैंने अब भी बोला एसिड का कांस्टेंट Ka, बेस का कांस्टेंट Kb। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? बेस है तो बेस का कांस्टेंट आ गया Kb। अब ये प्रोडक्ट जाएगा ऊपर B इंटू OH मल्टीप्लीकेशन में, और BOH आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूं आपको। मान लो अगर ऐसा दे दिया HCl और ये स्प्लिट हुआ H प्लस प्लस Cl माइनस। बॉस आपको ये तो पता है कि HCl एसिड है, एसिड का कांस्टेंट है Ka, एसिड का कांस्टेंट है Ka, तो प्रोडक्ट ऊपर आएगा H इंटू Cl। प्लस मत लिखना बॉस, मल्टीप्लीकेशन लिखना, H इंटू Cl और नीचे आ जाएगा HCl। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, वेरी गुड। अब अगर मैंने वैसा ही एग्जांपल बेस का ले लिया, तो मान लो NaOH है, तो अब ये NaOH कैसे स्प्लिट होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस बराबर है, अभी बेस का कांस्टेंट है Kb, तो ये आ जाएगा Na प्लस इंटू OH माइनस अपॉन आ जाएगा NaOH। क्लियर है? ओके, so now you know how to write acid constant and how to write base constant. अब हम आते हैं Ostwald's dilution law के पास। It is a derivation, but ये derivation से जो final formula निकलेगा super duper important है। So are you guys ready? देखो Ha है बॉस, ये कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस और ये इधर आ गया A माइनस। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। Ha का क्वांटिटी मैंने ले लिया 1 मोल, Ha का क्वांटिटी मैंने ले लिया 1 मोल। अब 1 मोल में से बाहर गए अल्फा अल्फा, ठीक है, 1 मोल में से कुछ पार्टिकल्स बाहर चले गए अल्फा अल्फा। अब बेटा मान लो मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, अब 100 में से अगर 60 बाहर चले गए बंक करके, तो पीछे कितने बचे? तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 60 यानी 40, यस और नो। वैसे ही अगर मेरे पास 1 मोल था, 1 मोल में से अल्फा अल्फा बाहर गए, तो बॉस पीछे कितने बचे? पीछे बचा 1 माइनस अल्फा। अब ये ऑटोमेटिक होगा क्या? बिल्कुल नहीं, इसको हम डालेंगे वॉल्यूम में। सो डिवाइड ऑल दिस बाय V, डिवाइड ऑल दिस बाय V। इधर तक क्लियर होगा तो समझ लेना पूरा डेरिवेशन ही समझ गया। तो इनिशियल क्वांटिटी ली थी 1 मोल, 1 मोल में से अल्फा अल्फा बाहर गए, पीछे कितने बचे? 1 माइनस अल्फा। ये सब ऑटोमेटिक होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको डालना है पानी में यानी वॉल्यूम में, सो डिवाइडेड बाय V। परफेक्ट। अब हम देखो क्या करेंगे। एसिड है, ऊपर दिया तो है Ostwald's dilution law को वीक एसिड। अब एसिड है इसीलिए हम इसका Ka लिखेंगे। कैसे लिखेंगे Ka? H इंटू A अपॉन HA, H इंटू A अपॉन HA। यहाँ तक लिख लिया, H इंटू A अपॉन HA। अब वैल्यूज लिख लो, वैल्यूज लिख लो, वैल्यूज लिख लो। कैसे लिखेंगे हम वैल्यूज? H इंटू A अपॉन HA। Ka इज इक्वल टू H कितना है? अल्फा बाई B, A कितना है? अल्फा बाई B। ये देखो ना, ये वैल्यूज लिख ली। और HA कितना है बॉस? 1 माइनस अल्फा बाई B। तो H है अल्फा बाई B, A है अल्फा बाई B और HA है 1 माइनस अल्फा बाई B। Is there anything that I can cancel? Yes, I can cancel VB। VB में कैंसिल कर सकती हूँ। क्या बचा? अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर
नीचे बचा 1 माइनस अल्फा और 3 बी में से एक बी बचा है, तो ये हो गया बी। देखो 3 बी थे ना, 1 2 3, दो तो कैंसिल हो गए, एक बचा है, तो के ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा और ये बी। अब ये बी के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 बाई बी को हम बोलेंगे सी, 1 बाई बी को हम बोलेंगे सी। तो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अब बी नहीं आएगा, सीधा सी आएगा, बी नहीं आएगा, सीधा सी आएगा। क्यों? क्योंकि हमने लिख दिया 1 माइनस सी इज सी। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये जो 1 माइनस अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा का वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इट इज नियरली इक्वल टू 1, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, दिस इज योर फॉर्मूला, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, दिस इज योर फॉर्मूला। एंड हाउ डू वी राइट अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। अरे यार स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। सेम फॉर्मूला बेस का है। चलो अब इधर कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है। बी ओ एच गिव्स बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। बेटा मेरे को बताओ स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में इट वाज 1 मोल, 1 मोल में से अल्फा अल्फा बाहर गए, पीछे कितना बचा? 1 माइनस अल्फा। ये सब ऑटोमेटिक में हुआ या पानी डाल के हुआ? पानी डाल के हुआ, तो डिवाइडेड बाई बी, डिवाइडेड बाई बी, डिवाइडेड बाई बी। अब हम लिखेंगे बेस कांस्टेंट। क्या है बेस कांस्टेंट? बेस कांस्टेंट है के बी। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट आएगा ऊपर बी इंटू ओ एच अपॉन बी ओ एच, बी इंटू ओ एच अपॉन बी ओ एच। अब बॉस मेरे को एक बात बताओ, हाउ मच इज बी? हाउ मच इज बी? तो बी की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाई बी। ओ एच की वैल्यू कितनी है? अल्फा बाई बी। और बी ओ एच की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस अल्फा बाई बी। व्हाट कैन आई कैंसिल? व्हाट कैन आई कैंसिल? तो प्रिटी सिंपल, वी बी कैंसल, क्या बचा? के बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, नीचे का 1 माइनस अल्फा एज इट इज, और ये एक बी बचा है वो एज इट इज। अब ये बी के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, ये बी के ऊपर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो अब क्या होगा बोलो? 1 बाई बी इज इक्वल टू सी, तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी, और नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा। अब ये 1 माइनस अल्फा का वैल्यू इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इट इज नियरली इक्वल टू 1, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अल्फा कैसे निकाले? अंडर रूट के बी बाई सी। क्लियर है बॉस? चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ओस्वाल्ड ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर देखो कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, इधर ले लो H2O, इधर भी ले लो H2O। अब 1 H2O is a acid, another H2O is a base. 1 H2O is a acid, another H2O is a base. मान लो ये एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा OH माइनस, ये एसिड ने H प्लस दिया, पीछे बचा H3O। डन। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, इसका मान लो मैंने K लिख लिया, मैंने आपको K लिखना सिखाया है। कैसा? प्रोडक्ट ऊपर आएगा OH इंटू H3O अपॉन प्रोडक्ट ऊपर आएगा। अब बेटा मेरे को एक बात बताना, H2O इंटू H2O क्या होगा? H2O इंटू H2O होगा H2O स्क्वायर, H2O इंटू H2O होगा H2O स्क्वायर। अब ये जो H2O स्क्वायर है ये नीचे डिविजन में है, मैं उसको साइड में ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा K इंटू H2O स्क्वायर, K इंटू H2O स्क्वायर इज इक्वल टू OH माइनस इंटू H3O प्लस। अब ये जो H2O स्क्वायर है बॉस, ये H2O स्क्वायर को हम न्यू कांस्टेंट ले लेंगे K डैश, ये H2O स्क्वायर को हम न्यू कांस्टेंट ले लेंगे K डैश, तो वो हो जाएगा K इंटू K डैश इज इक्वल टू OH माइनस इंटू H3O, OH माइनस इंटू H3O। अब ये जो K इंटू K डैश है इसको हम बोलेंगे KW, K इंटू K डैश है इसको हम बोलेंगे KW। अब ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू OH माइनस इंटू H3O। अब व्हाट इज KW बाय द वे? तो वॉट KW होता है वाटर कांस्टेंट। तो ये H2O स्क्वायर डिनोमिनेटर में था, उसको मैं साइड में लेके गई, फिर H2O स्क्वायर को न्यू कांस्टेंट दे दिया K डैश। अभी K इंटू K डैश को मैंने ले लिया KW। Ka इज एसिड कांस्टेंट, Kb इज वाटर कांस्टेंट,
Kb is base constant and Kw is water constant. I repeat, Ka is acid constant, Kb is base constant and Kw is water constant. अब ये जो OH है या ये जो H3O है, इसका वैल्यू है 1.0 into 10 raised to minus 7. अब कॉमन सेंस लगाओ, 1.0 into 10 raised to minus 7, 1.0 into 10 raised to minus 7 कितना होगा? 1.0 into 10 raised to minus 7, 1.0 into 10 raised to minus 7. तो बहुत Kw का वैल्यू आ गया 1.0 into 10 raised to minus 14. ठीक है, 1.0 into 10 raised to minus 14. चलो, सबको क्लियर है इधर तक? गिव मी अ yes or no. चलो बॉस, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्लियर है. चलो चलो चलो, नेक्स्ट pH plus POH is equal to 14. अगेन दिस डेरिवेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. अब देखो pH, पहले तो ना ये इसका मैं आपको एक जुगाड़ बोलती हूँ ये करने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले pH का फॉर्मूला और POH का फॉर्मूला ऊपर लिख के रख दो. pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस और POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H प्लस और POH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस. ये दो फॉर्मूला लिख के साइड में रख दो, फिर आधा काम हो जाएगा. नाउ इट इज प्रीटी सिंपल. देखो H2O कैसे स्प्लिट होगा बॉस, कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस प्लस OH माइनस. सिंपल एज दैट, वेरी गुड. अब मैंने आपको ये सिखाया, एसिड कांस्टेंट Ka, बेस कांस्टेंट Kb, वाटर कांस्टेंट Kw. अब इधर लिख दो Kw. अब ये कैसा होगा बॉस? H प्लस, मैंने बोला ना प्रोडक्ट ऊपर आएगा, H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन H2O. लेकिन भैया एक दिक्कत है कि ये H2O का वैल्यू इतना छोटा है कि आप ये डेरिवेशन में इसका वैल्यू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. सो Kw कैसे स्प्लिट होगा? H प्लस इंटू OH माइनस, H प्लस इंटू OH माइनस. अब इधर तक सबको क्लियर है? yes or no, yes or no, yes or no, वेरी गुड. अब ये होने के बाद एक स्टेप आपको याद रखनी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग लॉग on both sides. Taking log on both sides. अब ना log का एक रूल है. log का क्या है बेटा? log का एक रूल है और log का रूल ये है कि जब भी कोई चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी हम उसको ऐड कर देंगे. ये log का रूल है. तो ये देखो, ये H प्लस है, अब log से मल्टीप्लाई कर दिया तो log टू द बेस 10 H प्लस. अब बॉस बीच में आ जाएगा प्लस, तो मैं इधर स्क्वायर ब्रैकेट करती हूँ. अब मत पूछना मैम प्लस कहाँ से आया, क्योंकि मैंने अभी बोला log का रूल है, जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो प्लस में आ जाएगा. फिर इधर आ जाएगा log टू द बेस 10 OH माइनस. अब इसको ऐसे कर दो, सिंपल. मैंने क्या किया? H2O स्प्लिट किया, H इंटू OH, Kw लिख दिया. H इंटू OH अपॉन H2O लिखना चाहिए, बट वैल्यू इतना छोटा है, लिख के कोई मतलब नहीं है. देन आई टुक log ऑन बोथ द साइड्स, और log का रूल ये है कि जो चीज मल्टीप्लिकेशन में होगी वो जाएगी एडिशन में. उसके बाद ये log वाली एक स्टेप याद रखनी है, और एक स्टेप ये याद रखनी है कि मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? नेगेटिव साइन से. तो अब इधर आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 Kw इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस आ जाएगा, log टू द बेस 10 H प्लस, बीच का प्लस साइन एज इट इज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के भी अंदर आ जाएगा माइनस log टू द बेस 10 OH माइनस. सो बेसिकली आई हैव मल्टीप्लाइड नेगेटिव साइन पूरे इक्वेशन में. इधर भी नेगेटिव, ये ब्रैकेट में भी नेगेटिव, ये ब्रैकेट में भी नेगेटिव. परफेक्ट. अब हम क्या करेंगे बघा लवकर, माइनस log टू द बेस 10 Kw. अब ये माइनस log ऑफ H प्लस, इसको हम क्या बोलेंगे? pH. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का काम तमाम, बीच में प्लस, माइनस log टू द बेस 10 OH, उसको हम बोलेंगे pH. ये स्क्वायर ब्रैकेट का काम तमाम. हो गया. वेरी गुड. आता वळंदो नीट ऐका. हे जे आहे माइनस log ऑफ Kw. अभी तो अपन ने Kw का वैल्यू निकाला ऑटो आयनाइजेशन में. कितना निकाला Kw का वैल्यू? 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 14. तो माइनस साइन एज इट इज
अब Kw का वैल्यू कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। Kw का वैल्यू है -1, मतलब माइनस साइन तो उधर ही है। Kw का वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻14। इधर है pH और इधर है pOH। अब ये -14 है, अगर ये आगे आ गया तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और एनीथिंग इंटू 1 इज दैट नंबर ओनली। सो माइनस इंटू माइनस, ये ऊपर का पावर नीचे आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। So 14 is equal to pH plus pOH. 14 is equal to pH plus pOH. Clear है boss? Clear है boss? Clear है boss? Very good. Important है. चला जाऊयात पुढे. Next है buffer solution. Now what do you mean by buffer solution? तो buffer solution एक ऐसा solution है, बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें आप एसिड डाल दो या बेस डाल दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पीएच बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया, अपने मम्मी पापा टीचर्स अपने को इतना बोलते हैं बट बेटा अपने को कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अपन चेंज होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अपन कौन हुए? बफर सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ बफर सोल्यूशन? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप कितना भी एसिड डालो, कितना भी बेस डालो, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका पीएच बिल्कुल नहीं बदलेगा। उल्टा उसको कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसको अपोज करेगा, और केमिस्ट्री में अपोज को हम बोलते हैं रेजिस्ट। क्या बोलते हैं? रेजिस्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ बफर सोल्यूशन? तो बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है? ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप एसिड डालो, बेस डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A solution which resists any change in pH when small amount of strong acid or strong base is added to it. A solution which resists any change in pH when small amount of acid or base is added to it. अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, एक है एसिडिक बफर, एक है बेसिक बफर। अब जो बफर है उसमें वही वीक रहेगा। जैसे बेटा मान लो एसिडिक बफर आहे, तर एसिडिक बफर मध्ये काय असतं? तर तिकडे असतं वीक एसिड आणि स्ट्रॉन्ग बेस। तर एसिडिक बफर है तो इधर रहेगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और उसमें रहेगा सॉल्ट। वैसे ही अगर बेसिक बफर है तो जो उसका नाम है वही उसमें वीक रहेगा, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सॉल्ट। तो एसिडिक बफर, एसिड ही वीक है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और उधर बेसिक है तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट तो दोनों में कॉमन रहेगा। फिर आता है इसका इक्वेशन जिसपे न्यूमेरिकल आएगा, pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt upon acid, और वही अगर pOH का पूछ लिया तो pOH is equal to pKb plus log to the base 10 salt upon base। अच्छा एक और चीज, ये जो इक्वेशन है एसिडिक बफर और बेसिक बफर का, इसको हम हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं। हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं ये जो इक्वेशन है। तो कभी कभी वो आपको ये नहीं बोलेंगे राइट द इक्वेशन ऑफ एसिडिक बफर, वो बोलेंगे राइट हेंडरसन इक्वेशन। सो व्हाट इज हेंडरसन इक्वेशन? तो एसिडिक और बेसिक बफर का इक्वेशन इज हेंडरसन इक्वेशन। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, वही प्रॉपर्टीज है, बस मैंने उसको पॉइंट में ब्रेक डाउन किया है अगर 1 मार्क के लिए आया तो। द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज अप्रिशिएबली, अभी तो समझाया, पीएच नहीं बदलेगा बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, या उसको डाइल्यूट कर दो यानी उसमें पानी डाल दो, या उसको लॉन्ग टाइम तक रखो तभी भी चेंज नहीं होगा। सो द पीएच डज नॉट चेंज बाय एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और बाय एडिशन ऑफ वाटर, और इफ यू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ बफर कहाँ कहाँ यूज होता है? in biochemical process, in agriculture, in industry, in medicine, in analytical chemistry। बायोकेमिकल प्रोसेस में वो जो सलाइन देते हैं ना, तो वो अपने को जो जब अपन एडमिट होते हैं तो डॉक्टर सलाइन वाटर देते हैं, वो सलाइन वाटर बफर सोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, इंडस्ट्री में इंक बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए यूज होता है। मेडिसिन में देयर इज अ मेडिसिन कॉल्ड एज पेनिसिलिन, वहां पे यूज होता है। एंड लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन आई विल टेल यू कि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने सबके चार्जेस देके रखे हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सीईटी में आ सकता है तो ध्यान रखो, CaF2 है तो बॉस मैं इसको कैसे लिखूंगी? देखो Ca प्लस F2 है ना, तो उसको मैंने लिख दिया 2F। CaF2 है तो CaF2 को मैंने लिख दिया Ca प्लस 2F। जैसे मान लो Na3F होता तो उसको मैं Na3 को लिख देती 3Na।
समझ में आया इधर तक? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। कैल्शियम पर चार्ज देखो कितना है, कैल्शियम पर चार्ज है +2, कैल्शियम पर चार्ज है +2। अब कैल्शियम पर चार्ज +2 है, ओवरऑल चार्ज 0 है, यानी ये फ्लोरीन पे आ जाएगा -2। समझ में आया मैंने क्या बोला? कैल्शियम पे चार्ज है +2, यू शुड नो ऑल दीज चार्जेस, इसीलिए मैंने इधर लिस्ट बना के दी है। कैल्शियम पर चार्ज है +2, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो फ्लोरीन पे हुआ -2, तो इधर आ गया +2। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। फ्लोरीन F2 पे -2 है बेटा, F2 यानी 2 फ्लोरीन मिला के -2 है, तो अगर 2 फ्लोरीन मिला के -2 है तो एक फ्लोरीन पे कितना आएगा? तो बॉस एक फ्लोरीन पे आएगा -1, ठीक है। मैं और एग्जांपल्स लूंगी तो समझेगा। कैल्शियम पे +2 है, मैंने ये लिस्ट में से देखा क्योंकि ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, और फ्लोरीन पे फिर -2 आ गया। अब 2 फ्लोरीन मिला के -2 है, यानी एक फ्लोरीन पे आ गया -1। वेरी गुड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? KSP = कैल्शियम और उसके ऊपर का चार्ज, फिर हम लिखेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन पे चार्ज है -1, और ये जो कोएफिशिएंट में 2 है ये जाएगा पावर में, कोएफिशिएंट में 2 है ये जाएगा पावर में, तो कैल्शियम पे +2, फ्लोरीन पे -1, और ये जो कोएफिशिएंट में 2 है ये जाएगा पावर में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये चार्जेस का, तो आगे का एग्जाम्पल समझेगा। अब देखो BaSO4 दिया है, तो Ba है प्लस, ये SO4 एक ही यूनिट है, हाँ, सो SO4 है, तो ये हो गया BaSO4। अब बॉस मेरे को एक बात बताओ, Ba पे कितना चार्ज है? Ba पे चार्ज है +2, तो अगर Ba पे चार्ज +2 है तो SO4 पे आ गया -2, तो +2 -2 +2 -2। अब हम इसको लिखेंगे KSP, अब इधर आ जाएगा Ba +2 और इधर आ जाएगा SO4 -2। अब इधर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इधर भी कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो पावर में कुछ नहीं जाएगा। फिर उसके बाद Bi2S3, Bi2S3, अब Bi2 को हम लिखेंगे 2Bi, Bi2 को हम लिखेंगे 2Bi, और S3 को हम लिखेंगे 3S। Bi2 को हम लिखेंगे 2Bi, S3 को हम लिखेंगे 3S। अब बॉस S पे या Bi पे चार्ज देखो कितना है। Bi का तो चार्ज दिया नहीं है, Si का चार्ज दिया है -2, Si नहीं सॉरी S का चार्ज दिया है -2। अब S का चार्ज अगर -2 है तो मेरे को बताओ, एक S पे -2 है तो 3S पे कितना होगा? एक S पे -2 है तो 3S पे होगा -6, इस पे -6 है तो इस पे आ जाएगा +6, एक Si पे -2 है तो -2 3 यूनिट्स है तो ये हो गया -6, तो इसका चार्ज हो गया +6। यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो बेटा, 2 Bi मिळून +6 आहे, 2 Bi मिळून +6 आहे, म्हणजे एका Bi वर किती आला? 2 Bi मिळून +6 आहे, म्हणजे एका Bi वर आला +3, बरोबर। आणि इकडे 3S मिळून -6 आहे, म्हणजे एका Bi वर किती आला? एक 3S मिला के -6 है, तो एक S पे कितना आया? 3S मिला के -6 है, तो एक S पे आ गया -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? KSP = Bi + 3, और ये जो कोएफिशिएंट है ये लिख दो पावर में, उसके बाद S -2, ये जो कोएफिशिएंट है लिख दो पावर में, सिंपल। अब हम ये करेंगे Ca3 को मैंने लिख दिया 3Ca, Ca3 को हमने लिख दिया 3Ca, फिर उसके बाद PO4 के 2 यूनिट्स है उसको मैंने लिख दिया 2PO4। अब मुझे एक बात बताओ, कैल्शियम पे कितना चार्ज है? +2, एक कैल्शियम पे +2 है तो 3 कैल्शियम पे कितना होगा? एक कैल्शियम पे +2 है तो 3 कैल्शियम पे होगा +6, तो बॉस इस पे आ गया +6, तो इस पे आ जाएगा -6, सॉरी इधर नहीं लिखना है, हाँ इस पे आ गया +6 तो इस पे आ जाएगा -6। एक कैल्शियम पे +2, 3 कैल्शियम पे +6, तो इसका आ गया -6। अब मेरे को एक बात बताओ, 3 कैल्शियम मिला के +6 है, 3 कैल्शियम मिला के +6 है, तो एक कैल्शियम पे कितना आएगा? +2। उसके बाद 2 PO4 मिला के -6 है,
दो PO4 मिला के -6 है, तो एक PO4 पे कितना आएगा, -3। एक PO4 पे कितना आएगा, -3। समझ में आया? दो PO4 मिला के -6 है, तो एक PO4 पे आ जाएगा -3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो, KSP इज इक्वल टू Ca, चार्ज कितना है, +2, और ये कोएफिशिएंट जाएगा पावर में, फिर इधर PO4 चार्ज कितना है, -3, और ये 2 जाएगा पावर में। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, वेरी गुड। बहुत सारे एग्जांपल्स लिए, टेक्स्ट बुक के सारे ही सॉल्व एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, AlOH थ्राइस है तो Al आएगा, OH थ्राइस को हम लिखेंगे 3OH, Al है, OH थ्राइस को लिखेंगे 3OH। इधर भी PbI2 है तो हम इसको लिखेंगे Pb, I2 को लिखेंगे 2I। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, ये Al के सामने कुछ नहीं है तो इधर x का वैल्यू हो गया 1, ये OH के सामने 3 है तो y का वैल्यू हो गया 3। इधर ये Pb के सामने कुछ नहीं है तो x का वैल्यू हो गया 1, ये I के सामने 2 है तो y का वैल्यू हो गया 2। अब फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है फॉर्मूला, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। x रेज टू x यानी 1 रेज टू 1, फिर y रेज टू y यानी 3 रेज टू 3, और s रेज टू x प्लस y यानी 1 प्लस 3। तो 1 रेज टू 1 1 ही होगा, 3 रेज टू 3 बेटा 9 बोला तो फटका खाएगा, 3 रेज टू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, और इधर आएगा s रेज टू 4। फिर उसके बाद इधर भी वही फॉर्मूला है, x रेज टू x, y रेज टू y। अब 1 रेज टू 1 ही होगा, 2 रेज टू 2 4 होगा, और s रेज टू 1 प्लस 2 तो s रेज टू 3, 1 प्लस 2 s रेज टू 3। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉमन आयन इफेक्ट, विच इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन आयन इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है कि एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपको पता है जो ब्रेक डाउन होता है, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। अब स्ट्रॉन्ग का भी ब्रेकअप हो रहा है, वीक का भी ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग वाला वीक का जो ब्रेकअप है उसको सप्रेस कर देता है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक वाले इलेक्ट्रोलाइट के ब्रेकअप को सप्रेस करता है। इट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन यानी ब्रेकिंग, द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड यानी स्टॉप कर देता है, इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट बेचारा सप्रेस हो जाता है, मासूम हो जाता है, शांत हो जाता है। The ionization of a weak electrolyte is suppressed in the presence of strong electrolyte, और उनके अंदर क्या होना चाहिए, they must contain an ion in common, they must contain an ion in common. So the ionization of a weak electrolyte is suppressed in the presence of a strong electrolyte, और उनके पास एक ion in common होना चाहिए। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। चलो नेक्स्ट, अब ये है इस चैप्टर का फॉर्मूला लिस्ट, जहां से आपको फॉर्मूलाज आएंगे ये सारे अपन ने कवर किए हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। फिर हेंडरसन इक्वेशन आता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। फिर KSP का तो अब भी अपन ने देखा, x रेज टू x, y रेज टू y, s रेज टू x प्लस y। Ka का फॉर्मूला ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अल्फा स्क्वायर c, फिर अल्फा निकालना होगा तो अंडर रूट Ka बाई सी, सेम बेस का Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर c, और फिर आता है अल्फा कैसे निकाले, अंडर रूट Kb बाई सी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम इन कितने मिनट्स, 43 मिनट्स। आई प्लान्ड इट फॉर 30, बट वो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के चक्कर में वी डिड एक्स्ट्रा टाइम, बट दैट्स ओके। दिस वाज आयोनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा इन शॉर्ट चाहिए, लेट मी नो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू चेक द वन शॉट का प्लेलिस्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।